जब वो 10 साल का था तो उसके पापा एक्सीडेंट में मर गए। वकील ने उसे सिर्फ एक ही सवाल पूछा, क्या वो अपनी माँ के साथ रहना चाहता है या फिर क्या वो 200 मीलें लेना चाहता है जो उसके पिता छोड़ गए थे। उसने अपनी पिछली जिंदगी में रोया था, चिल्लाया था, अपनी माँ के लिए गिड़गिड़ाया था। उसने सारी रकम ले ली और सीधे पड़ोसी से शादी कर ली। ओह माफ करना अंकल ग्रेग से। वो उनकी नजरों में अनचाहा बोझ बन गया, ऐसा बोझ कि वो उन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे। अंत में उसे काम करते करते मार डाला गया। वो अपने बेरहम जीवन को पीछे मुड़कर देखता है तो वो सोचता है कि वो बहुत बड़ा बेवकूफ था, पूरा का पूरा गधा ही था। पर इस बार फिर से नियति ने उसे एक और मौका दिया है। वही चौराहा एक और बार उसके सामने खड़ा है। उसके सामने खड़ी औरत बहुत ज्यादा सिसक रही है और उसकी आंखों से सिर्फ और सिर्फ पानी गिर रहा है। हावर्ड तुम क्यों चले गए, हम और डैनियल कैसे रहेंगे। वो बहुत विलाप कर रही होती जब तक उसकी बॉडी तब तक ढह नहीं जाए। पिछले जन्म में वही नाटक उसे मूर्ख बना गया था। उसे सच में लगा था कि उसकी माँ पूरी तरीके से टूट गई है, इसलिए वो उसके पैरों में लिपट गया था और उससे रोते हुए भीख मांग रहा था रुकने के लिए। फिर क्या हुआ, उसने वो सारे मुआवजे ले लिए थे जो उसके पिता के जान की कीमत पर मिले थे और 3 महीने भी नहीं बीते थे कि उसने खुशी खुशी दूसरी शादी कर ली। उसने ग्रेग वोंग से शादी की जिसे वो अपना ख्याल रखने वाला कहती थी। उसके पिता की राख भी ठंडी नहीं हुई थी और वो आदमी उसके घर में रहने आ गया था और वो वहीं पे सोने लगा था जहाँ पर उसके पिता सोते थे और वो उनकी आंखों का कांटा बन चुका था जो उनकी जिंदगी में कोई काम का नहीं था। ग्रेग का एक बेटा था जो उससे 2 साल बड़ा था, जो उससे हमेशा गुस्से से देखता था। उस सौतेले बेटे की नजरों में अच्छा दिखने के लिए उसकी माँ लिंडा उसे मारती थी या फिर उस पर फालतू में चिल्लाती थी बिना किसी दया के। उसके पिता की दौलत उन लोगों के लिए ऐश का आराम बन गई थी और उससे उसके सौतेले भाई का ऐश और दिखावा हुआ और वो अपनी फीस भरने के लिए कूड़े में से कचड़े बीनता था। हाई स्कूल भी पूरा नहीं हुआ कि उसे घर से निकाल दिया गया और काम पर भेज दिया गया और बड़े शान से कहा गया था कि लड़के को आत्मनिर्भरता जल्दी सीखनी चाहिए। उसने 10 सालों तक इधर उधर ईंटें धोई और आखिरकार उसका शरीर जवाब दे दिया और वो गर्म लोहे के छड़ पर जाकर गिर गया। लेकिन अब वो फिर से रिबॉर्न हुआ। लिंडा अपनी बाहों से उसे चारों तरफ से घेर ली और बोली, माँ तुम्हारे साथ हमेशा रहेगी बेटा। उसका चेहरा आंख के आंसू और नाक के पानी से पूरा लथपथ था, लेकिन उसकी आंख की गहराई में कुछ तो छुपा था, शायद ही कोई देख पाता। बेचैनी, लालच। इस बार वो वैसे नहीं रोया जैसे पिछली बार रोया था, बस चुपचाप ठंडे दिल से उसका नाटक देखते रहा। तभी उसके पिता के सबसे अच्छे दोस्त आए जो कि एक वकील भी थे, अंकल वॉल्टर, और उन्होंने एक लंबी सांस ली और उसके कंधे पर हाथ रखा। फिर उसके बाद उन्होंने अपने ब्रीफकेस से एक सर्टिफिकेट निकाला। लिंडा, डैनियल, ये हार्वर्ड की वसीयत है जो वो छोड़ के गए हैं। उन्होंने हर बात का ध्यान रखा था। अंकल वॉल्टर की आवाज में थोड़ा सा भारीपन था। उनके नाम पे 20 करोड़ डॉलर की संपत्ति है जो कि लीगली है। अब तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। पहला, डैमियन तुम्हारे साथ रहेगा, मुआवजे और बाल सहायता के रूप में पैसा तुम्हारी निगरानी में रहेगा जब तक डैमियन बालिग ना हो जाए। यह सुनते लिंडा की आंखें चौड़ी हो गई। उसकी नजरें वसीयत पर जम गई जैसे कोई बाज अपने शिकार पर नजर गड़ाए हो। दूसरा, अगर डैमियन मेरे साथ रहने का फैसला करे तो पैसा मेरी निगरानी में ट्रस्ट फंड में जाएगा। डैमियन ही उसका एकमात्र मालिक रहेगा और लिंडा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सब कुछ शांत हो गया था और सभी की नजरें उसी पे गड़ गई थी, एक 10 साल के बच्चे पर। लिंडा का शरीर पूरी तरीके से अकड़ गया था। उसकी नजरें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो वॉल्टर को बोलना चाहती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे ऑप्शंस रखने की। उसने जोर से उसे सीने से लगा दिया और बोलती है, वॉल्टर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि मैं अपने बच्चे को छोड़ दूं? डैनियल मेरी पूरी जिंदगी है। और वो चिल्लाती और चिल्लाते चिल्लाते उसकी बाह को उसने जोर से चींटी काटी। उसने उसके कान में जहर घोला और धीमी और क्रूर आवाज में बोला, डैमियन तूने अगर कुछ भी गलत शब्द बोला तो मैं तुझे मार डालूंगी। तू मेरा बेटा है और तेरा पैसा मेरा पैसा। पिछले जन्म में वो उससे डर जाता था। उसका माँ तेरे बिना जी नहीं सकती, ये सुनकर उसका दिल पिघल जाता था। अब बस मतलब की लहरें उठ रही हैं। अब वो महसूस कर सकता है कि उसकी चुटकी काटती हुई उंगलियां कांप रही होती हैं, बल्कि डर से नहीं, चेतना से, तनाव से। अपनी पूरी जिंदगी में उसने उतना पैसा नहीं देखा था। पैसे मिलने से पहले वो सपने सजा रही थी, ग्रेग के साथ खूबसूरत पल की कल्पनाओं के साथ डूबी हुई थी। उसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर ने धीरे धीरे एक इंच करके उसकी बाहों से खुद को छुड़ा लिया। वो जैसे आजाद हुआ उसने सिर उठाया। उसकी नजर वॉल्टर के हैरान आंखों से मिली। एक एक शब्द साफ जैसे कि शीशे पर लकीर खींची गई हो। उसने कहा, अंकल वॉल्टर मैं 20 करोड़ चुनता हूँ, मैं दूसरी ऑप्शन चुनता हूँ। वो पूरा हॉल शॉक्ड हो गया। सब कुछ थम सा गया जैसे किसी ने पॉज का बटन दबा दिया हो। सबके मुंह खुले के खुले रह गए, आंखें फटी की फटी रह गई। लिंडा के मुंह पर दुख का नकाब जम गया। उसके दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए जब तक उसके चेहरे पे गुस्सा नहीं दिखने लगा। वो चीखी, डैमियन अभी तूने क्या कहा? उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि कान के पर्दे फाड़ दे। उसने दोबारा से बोला, पर जोर से नहीं, हर शब्द को कील की तरह ठोकते हुए, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। लिंडा चीख पड़ी, क्या तेरा दिमाग खराब हो चुका है कमीने? नमक हराम, मैं तेरी माँ हूँ। लिंडा का पूरा आपक हो गया। वो उस पे पागलों की तरह झपटी। उसका हाथ उसके मुंह पर मारने के लिए उठा। उसका हाथ उसे मारने के लिए उठा, पर एक मजबूत हाथ ने उसके हाथ को रोक लिया। वो हाथ अंकल वॉल्टर का था। तुम खुद को संभालो, ये हार्वर्ड का शोक शबा है और ये डैमियन का खुद का फैसला था। एक बच्चा ये सब क्या जानता है? ये सब तुमने सिखाया होगा। वॉल्टर ने उसका हाथ घृणा से झटक दिया। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ कि ये हार्वर्ड की प्रॉपर्टी है, इसका पूरा कानूनी प्रभाव है। चूंकि डैमियन ने अपना फैसला कर लिया है तो मैं इसी
पल से कानूनी प्रक्रिया शुरू करूंगा। इस पल से तुम उसकी कानूनी अभिभावक नहीं हो। लिंडा शन हो गई। उसने हमारे मेन कैरेक्टर को घूरा और उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था, जैसे वो अपने किसी जाने दुश्मन को देख रही हो। शायद वो ये नहीं समझ पा रही होगी कि उसका डरपोक और आज्ञाकारी बेटा अचानक इतना रूड और अजनबी कैसे बन गया। वो अंकल वॉल्टर के पास चला गया और उनका कोट खींचा। क्या पापा को ये सब पहले से पता था? उसके अंकल शॉक्ड हो गए। वो झुके और उसकी आंखों में झांका। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने दुख से अपना सर हिलाया। तुम्हारे पिता बहुत समझदार इंसान थे, वो तुमसे बेहद प्यार करते थे। इतना सुनते उसकी आंखें लाल हो गई। हाँ, मेरे पिता कितने तेज थे। भला वो लिंडा की हरकतें कैसी न देखते, लेकिन वो चाहते थे कि उसे पूरा एक परिवार मिले, इसलिए वो कुछ नहीं कहते थे। तब उन्हें एक छुपी हुई बीमारी का पता चला और उनके पास जब कम टाइम बचा था, तब जाकर उन्होंने उसके लिए भागने का रास्ता बनाया। पिछले जन्म में वो कितना बड़ा मूर्ख था, अपने ही हाथों से अपने पिता का आखिरी गिफ्ट बर्बाद कर दिया। इस बार वो गलती नहीं करेगा। इस बार उसने 20 करोड़ डॉलर चुने। आखिरकार रिश्तेदार लिंडा को घसीटते हुए ले गए। जाते जाते उसकी आंखों में जो नफरत थी उसके लिए, वो उसे ट्रॉमा दे गई, पर उसे जरा भी परवाह नहीं थी, रत्ती भर भी नहीं। जिस पल उसने फैसला किया था उसी पल उसका रिश्ता टूट गया था। अब बचा था तो सिर्फ नफरत। वॉल्टर अब उसके नए अभिभावक बन गए। वो बहुत ईमानदार और बहुत भरोसेमंद इंसान थे। पिता के अंतिम संस्कार के बाद वो उसे उसके घर ले गए। उन्होंने उसे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट लिस्ट दिखाई। इसमें वो सारी परियोजनाएं थी जिसमें उसके पिता ने और उसके दोस्त ने मिलकर ये बनाई। वो सबसे पीछे वाले पन्ने के पास जाता है और बोलता है कि अंकल जितना कुछ है सब बेच दो। वॉल्टर चौंक जाता है और बोलते हैं नहीं नहीं, ये तुम्हारे पिता के ब्लू चिप स्टॉक से इसे कैसे बेच सकते हैं। उसने अपना सिर हिलाया और बोला। उसने अपना हाथ उठाया और कुछ अनजान कंपनियों में हाथ रख दिया। ये कैसी कंपनी है? मैंने तो आज तक इनका नाम तक नहीं सुना। डैमियन, ये बिजनेस है, ये कोई खेल नहीं है। अंकल वॉल्टर, क्या आप मेरे पिता पे भरोसा करते हैं? वो एक पल के लिए रुके और सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल करता हूँ। एक बार मेरे पे भी करके देखिए, पापा ने मुझे सपने में बताया था। ये सबसे बेकार बहाना था जो मैं उस वक्त सोच सकता था। वॉल्टर ने उसकी आंखों में झांका, जो आंखें 10 साल के बच्चे के लिए बहुत शांत थी। किसी अजीब वजह से उन्होंने सारी समझदारी को किसी ताक पर रखते हुए उन्होंने सिर हिला दिया। जो बात उन्हें नहीं पता थी वो ये थी कि वो आगे चल के वो जितनी भी कंपनियां थी वो बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं। वे धरती के सबसे विशाल व्यापारिक साम्राज्य बन जाएंगे और वो उनके पीछे सबसे रहस्यमयी हिस्सेदार रहेगा। सब कुछ तय हो जाने के बाद उसने आखिरकार चैन की सांस ली। उसने खुद के लिए एक नया टारगेट फिक्स किया, आराम से जीना। हाँ, आराम से जीना, क्योंकि वो पिछले जिंदगी में काम करते करते मर गया था। उसने वॉल्टर से बहुत अच्छा स्कूल ढूंढवाया, पढ़ाई के लिए नहीं, बस इसीलिए कि माहौल अच्छा था और कैफेटेरिया का खाना बहुत मस्त था। और उसने जिम जाना शुरू किया है, बस इसलिए नहीं कि लोग उसे दिखे। वो अपनी बहुत अच्छी फिजिक बनाना चाहता था कि उसमें कपड़े अच्छे लगे। उसने चीन के महान 8 व्यंजनों का अध्ययन किया। उसने शराब बनाना शुरू किया, शेफ के लिए नहीं, उसने खुद को संतुष्ट करने के लिए बनाया। वो सारा झंझटी मामला वॉल्टर को दे देता और वॉल्टर के साथ बनाई एक पेशेवर टीम पर। उस टीम का मैनेजर था मार्कस, जिसे उसने 3 गुनी तनख्वाह देकर उसे खरीदा था। हमारे मेन कैरेक्टर के पास सिर्फ एक ही नियम था, कोई उसे परेशान न करे। अपनी प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो, अगर सॉल्व नहीं हो रही है तो उसे छोड़ दो। उस वक्त मार्कस ने उसे ऐसे देखा था जैसे कि वो गांव का कोई मूर्ख वारिस हो जो बस पैसे उड़ा रहा है, पर उसने उसके पूरे आदेश अच्छे से माने। फिर उसकी जिंदगी कुछ यूं हो गई। बॉस, स्टैंगलो स्टेक का शेयर फिर से 3 गुना हो गया। हमने 5 अरब कमाए। ठीक है, मुझे परेशान मत करो, मैं रेसिपी पढ़ रहा हूँ। बॉस, काइल्ड्रो होल्डिंग फिर से सार्वजनिक होने वाली है। हमारे मूल शेयर्स 1 खरब तोड़ने का अनुमान है। ठीक है, अब आओ ये देखो, मैंने शराब की न्यू बोतल का बैच बनाया है। बॉस, ये देखिए, जो आपने सरकारी जमीन यूं ही खरीद ली थी, वहाँ पर सरकार बिजनेस सिटी बना रही है। उसकी कीमत 100 गुना बढ़ गई है। धीरे धीरे मार्कस उसकी आलसी अंदाज का आदी हो गया। वो उसके लिए छोटे मोटे अरबों के सौदों को खुद ही छांटकर अलग करने लगा और वो आराम की राह पर और आगे बढ़ता चला गया। उसके नाम पर उसकी दौलत सिर्फ बढ़ती गई। उसे कोई होश ही नहीं रहता था अपने पैसों का। उसको इस बात में दिलचस्पी थी कि वो अपनी जिंदगी को और आरामदेही कैसे बना सके। वो अरबपति लोगों में बहुत ज्यादा रहस्यमय इंसान बन गया। कोई नहीं जानता था कि वो कौन है। बस लोग इतना जानते थे कि कोई बहुत अमीर इंसान है जो पूरे देशों से भी अमीर है, जिसे किसी ने आज तक देखा नहीं है। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा जब तक उसके 18 साल होने पर एक औरत नहीं आई जिसने उसके शांत और सुकून भरी जिंदगी को तहस नहस कर दिया। सिंक्लेयर, उसकी पूर्व मंगेतर। सिंक्लेयर के साथ सगाई उसकी बचपन का इंतजाम था। उस दादा ने तय किया था। उसके पिता की मौत के बाद उसका पूरा परिवार बर्बाद हो गया था और उस सगाई के बारे में किसी ने जिक्र भी नहीं किया। पर किसी को क्या पता था कि उसके पिता की छोड़ी हुई दौलत 10 साल बाद बेशुमार व्यापारिक साम्राज्य बन जाएगी। कम प्रोफाइल रखने के बावजूद भी सिंक्लेयर परिवार का ध्यान उसकी तरफ आ ही गया। उसके 18वें जन्मदिन के दिन खुद बूढ़े सिंक्लेयर खुद अपनी प्यारी पोती को लेकर उस दरवाजे पर आ गए। बहाना था पुरानी सगाई को सम्मान देने का। जब उसने पहली बार सिंक्लेयर को देखा, वो वॉल्टर के बैठक कक्ष में थी। उसने सिले सिलाए व्हाइट ड्रेस पहनी थी। उसके लंबे बाल, उसका बाल एक भी जगह इधर उधर नहीं था। उसका मेकअप एकदम हल्का और एकदम सटीक था। वो सुंदर जरूर थी पर एक हिमखंड की तरह थी। उसके अंदर से एक ऐसी ठंडक निकलती थी जैसे कि वो
कहना चाह रही हूँ कि दूर रहो। वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी लग रही थी। परिवार की वारिस के लिए तराशी गई। तर्कशील, मजबूत, शांत। अफवाह थी कि उसने 20 साल की उम्र में दोहरी डॉक्टरेट कर ली थी और 22 की उम्र में फैमिली बिजनेस संभाल लिया। तरीके इतने कठोर कि पुराने से पुराने बिजनेसमैन भी उससे डरते थे। उसकी दुनिया में करियर था, मुनाफा था और आंकड़े थे। भावनाएं उसके नजर में सबसे बेकार कमजोरी थी। डैमियन है ना, वो उसके सामने टांगे क्रॉस करके बैठ गई। उसकी आंखें उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी, खुली जांच और तिरस्कार से भरी हुई। वो अभी जिम से लौटा था, ढीले वर्कआउट कपड़े पहने और बाल अभी भी पसीने से गीले थे। आलस में जवाब दिया और पीठ सोफे में टिका ली और एक एप्पल खाने लगा। उसके रवैये से साफ था कि वो नाखुश थी। उसका माथा सिकुड़ गया। सुना है कि तुमने हाई स्कूल के पास से पढ़ाई छोड़ दी। हाँ, तो अब क्या करते हो? जिम जाता हूँ, शराब बनाता हूँ, खाना बनाता हूँ और सोचता हूँ कि आराम से कैसे रहा जा सके। उसके चेहरे पे ऐसी मुस्कान आई जैसे कि वो उसका मजाक उड़ा रही हो। मतलब तुम ऐसे ट्रस्ट फंड के बिगड़ैल हो जिसके पास करने को कुछ नहीं। हाँ, तुम ये कह सकती हो। उसने एक ठंडी हंसी छोड़ी और उसकी आंखों में गहरा तिरस्कार भर गया। डैमियन, हम सीधी बात करते हैं। ये सगाई हमारे दादाओं का मजाक था, इसे हमें सीरियस नहीं लेना चाहिए। मेरा पति वो होना चाहिए जो मेरे बराबर खड़ा हो सके, कोई बेकार आदमी नहीं जो बस खाए पिए और खेले। तो मैं ये चाहती हूँ कि तुम खुद मेरे दादाजी के पास जाओ और उन्हें सगाई तोड़ने को कहो। वो ऐसे बोल रही थी जैसे कि कोई ऑर्डर दे रही हो। मुआवजे के तौर पे मैं तुम्हें कोई रकम दे सकती हूँ या फिर मेरी कंपनी में कोई जॉब जो बहुत ज्यादा इजी हो। उसके मुंह में रखा हुआ से वो लगभग थूक देता। तो मुझे जॉब और पैसे दोगी? कितने हंसने वाली बात है। जिस सिंक्लेयर ग्रुप पे उसे इतना घमंड है, वो उसके दौलत के पैरों की धूल भी नहीं है। उसने उसका घमंडी चेहरा देखा और अचानक उसे ये सब मजेदार लगने लगा। पिछले जन्म में तो उससे मिलने का दर्जा भी नहीं था, इस जन्म में तो वो उसके सामने बैठकर उसे दान दे रही है। उसने अपना मुंह पोंछा और बोला, ठीक है। सिंक्लेयर एक पल के लिए रुकी और वो हैरान हो गई कि वो इतनी जल्दी मान गया। किस तरह का मुआवजा चाहिए? वो अपने ठंडे चेहरे पे वापस आ गई। ना पैसा चाहिए ना नौकरी। वो उठकर उसके पास चला गया। वो झुककर बोला। उसका शरीर सहज ही पीछे हटना चाहा पर वहीं पर जम गया। उसे उसकी त्वचा से ठंडे परफ्यूम की खुशबू आई। उसने अपनी आवाज धीमी की, बस इतनी कि वो दोनों ही सुन पाए। मैं चाहता हूँ तुम खुद अपने दादाजी के पास जाओ और तुम खुद उन्हें बताओ कि तुम मेरे लायक नहीं हो। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी क्योंकि उसने आज तक अपनी जिंदगी में इतनी घमंडी बात नहीं सुनी थी। उसने उसे ढकेला और खड़ी हो गई। उसका खूबसूरत सा चेहरा लाल पड़ गया। डैमियन, हद में रहो। हद में रहना तो इज्जत कमाओ, ये मुफ्त में नहीं मिलती। फिर वो सोफे में बैठ गया और अपनी टांगे पसार ली। मिस सिंक्लेयर, तुमने पहले मुझे नीची नजर से देखा था, है ना? उसने उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। तुम जैसे लोग पैसे में पैदा होने के अलावा और क्या ही कर सकते हो, बस मरने का इंतजार। तुम्हें और परजीवी में क्या फर्क है? फर्क ये है कि मैं खुश हूँ। उसने अपने हाथ फैलाए। मेरी जिंदगी और मेरा फैसला। मैं कुछ लोगों की तरह नहीं हूँ जो बिल्कुल परफेक्ट मशीन की तरह जीते हैं। उसके शब्दों ने साफ उसकी कोई नस छू ली। उसने अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और उसने बोल दिया कि मैं आज जाकर अपनी सगाई तोड़ दूंगी। आज से हमारा कोई वास्ता नहीं। वो पीछे बिना मुड़े चली गई। उसकी परछाई एक पराजित हंस की तरह थी जो सिर झुकाने से इनकार कर रही है। वॉल्टर अपने रूम से बाहर आया। उनका चेहरा टेंशन से था। डैमियन, ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी नहीं थी। सिंक्लेयर परिवार का राजधानी में बहुत पकड़ है। अंकल वॉल्टर, आप चिंता मत करिए। सगाई तोड़ने की बात मैंने नहीं की थी, उसने की थी। और वैसे भी मैंने उसे भगाया नहीं है। जो अपनी शादी का खुद फैसला नहीं कर सकती वो कितनी पागल होगी। उसकी आंखों में कोई लहर नहीं थी। वो पिछले जन्म में आसमान में टंगा चांद थी। हमारे मेन कैरेक्टर को उसे ऊपर देखने का अधिकार तक नहीं था और इस जन्म में वो उसके लिए एक बेचारी औरत थी। बेचारी अपने परिवार के जंजीरों में बंधी हुई। मुझे ये देखना है कि वो किस तरह का टूटना दिखाएगी। सगाई का नाटक जल्दी ठंडा पड़ गया। कुछ दिनों में सिंक्लेयर ने सब कुछ क्लियर कर दिया। कुछ ही दिनों में सिंक्लेयर परिवार ने घोषणा कर दी सगाई टूटने के लिए। उसने राहत की सांस ली और अपनी जिंदगी जीता रहा। मार्कस के फोन हर दिन घड़ी की तरह आते रहे, ये बताते हुए कि उसने कितने करोड़ों के छोटे छोटे लक्ष्य पार कर लिए। उसके पास दौलत इतनी हो चुकी थी कि उसे गिनने का मूड ही नहीं होता था। फिर भी वो हर रोज एक सस्ते कपड़े पहनता था और एक साधारण गाड़ी में लेकर जाता था बाहर। जिम और बाजार के बीच आता जाता रहता था। जब तक बंद होने की कगार पर खड़ी एक मिठाई की दुकान, उसकी मुलाकात एक परी से नहीं हुई। वो एक छोटी सी दुकान थी, एक पुराने गली में, एक छुपी हुई कोने में, पारंपरिक सजावट के साथ ऐसी ऐसी मिठाइयाँ जो पूरी तरह से लुप्त हो चुकी थी। दरवाजे पे लगे हाथों से बनाए हुए बोर्ड ने उसे अंदर खींच लिया। आज का स्पेशल कोकोनट केक वो वही मिठाई थी जो उसके पिता उसके लिए हमेशा बनाते थे। वो जल्दी से अंदर घुसा और वहाँ पर लगी घंटियां बजने लगी। किचन से एक हरे रंग की पोशाक पहने एक लड़की निकली। उसके लंबे बाल कमर तक झूल रहे थे। चेहरा बिल्कुल साफ था, कोई मेकअप नहीं था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए उलझन सी लकीर उभरी। जिस पल उसने उसे देखा उसकी धड़कन रुक गई। वो एक अजीब और अद्भुत एहसास था। वो पहली वाली लड़की की तरह तीखी और दबंग नहीं थी। वो एक मासूम और भोली भाली सी लड़की थी। उसको देखो तो मन शांत हो जाए। अभी भी वो कोकोनट केक बचा है।
लड़की ने पलके झुकाई और एक हल्की सी मुस्कान बिखेर दी, जैसे झील पर बसंत की हवा चली हो। हाँ आप बैठिए, मैं अभी लाती हूँ। उसकी आवाज भी सुंदर थी, मुलायम और मीठी। वो खिड़की के पास एक टेबल पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने नाजुक से प्लेट में कुछ मिठाइयाँ लेकर आई और उसके सामने रख दिया। वो फूलों से बने हुए थे और उसके ऊपर ऑथमैंथस चीनी से सजे हुए। उसने एक पीस उठाया और उसे मुंह में लिया। उसे बहुत अच्छा लगा, एकदम सेम जैसे उसके पापा उसको बनाकर खिलाते थे। उसकी आंखें नम हो गईं। कैसा बना है, अच्छा लगा? उस लड़की ने वो पूछा और वो उसके सामने बैठ गई और उसे उम्मीद भरी आंखों से देखने लगी। और उसने बिल्कुल सच्चाई से बोला, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे मेरे पिता बनाते थे। उसकी आंखें चमक गई। सच में? ये नुस्खा मेरी दादी से मिला है मुझे। उन्होंने बताया था ये नुस्खा बहुत कम लोगों को आता है। तुम्हारी दादी सच में बहुत कमाल की रही होगी। उसने गर्व से बोला, हाँ थी ही। मैं लिली, ये दुकान मेरी है। और आप? मैं डेमियन। वो ऐसे बात करने लगे जैसे वो पुराने दोस्त हों। हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसके पारिवारिक जड़ें बहुत मजबूत थी। उसके पूर्वज शाही रसोइये थे। उसे 9 से 5 वाली जिंदगी पसंद नहीं थी, इसलिए उसने खुद की दुकान खोली, बस इन खूबसूरत स्वादों को जिंदा रखने के लिए। बातों बातों में पता चला कि उसके विचार और इसके विचार बेहद मिलते थे। उन दोनों को धीमी और सुकून भरी जिंदगी बहुत पसंद थी। वो लोग पारंपरिक चीजों के प्रति जिद्दी हद तक प्रेम रखते थे। उस भरी दोपहर में वो छोटी सी दुकान में बैठकर वो घंटों तक उससे बात करता रहा। हल्की सी धूप उस पर पड़ रही थी और वो सोने की तरह चमक रही थी। वो उसे देखता रहा। उसकी आंखों की चमक, जब वो बात करती थी उसके चेहरे पे आ जाती थी अचानक से मुस्काने। उसके अंदर कहीं कुछ भरता जा रहा था। अचानक महसूस हुआ वो पुराना और कठोर दिल उसका, जो पुनर्जन्म की वजह से सख्त हो चुका था, वो दोबारा से नर्म होने लगा। उस दिन के बाद से लिली की मिठाई की दुकान उसका नया ठिकाना बन गई। वो हर दिन वही जाता था, कहीं उसके हाथ की चाय के लिए और कहीं उसके हाथ की बनाई न्यू मिठाई के लिए। और ज्यादातर वक्त चुपचाप वहाँ बैठकर उसे काम करते हुए देखते हुए। वो बिजी रहती थी क्योंकि अकेले वो दुकान चलाती थी। खाना बनाना, सफाई करना, वो सब कुछ वो खुद करती थी, पर वो कभी भी शिकायत नहीं करती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक संतुष्ट मुस्कान रहती थी। उसने भी उसकी मदद करना शुरू कर दी, पहले सब्जियां धोने से, फिर उसके बाद बर्तन धोने से। आखिरकार उसने रसोई में मिठाइयाँ बनाते हुए देखने की इजाजत दे दी। उसका किचन छोटा तो था पर बहुत परफेक्ट था। वो अपने पूरे ध्यान से काम करती थी जैसे कोई समर्पित कलाकार। और नाजुक हाथों को छोटी छोटी चीजों से इतने प्यारे प्यारे पकवान बनाते हुए देख एक प्रकार का आनंद था। एक दिन वो उसके लिए भारी आटे की बोरी उठाकर ला रहा था। वो अभी अभी वर्कआउट करके आया था, इसलिए बस एथलीट टैंक टॉप पहना था। लिली उसके पीछे ही खड़ी थी और उसके बैग को देख रही थी। उसके गाल गुलाबी हो गए। डेमियन, तुम्हारी बॉडी कितनी अच्छी है। उसने बोरी नीचे रखी और जानबूझकर पीछे मुड़ा और उसने सीना फुलाया। छू के देखना चाहती हो? उसे उम्मीद थी कि वो शर्मा कर भाग जाएगी। उसके बजाय तो उसने सच में हाथ लगा दिया। उसकी कोमल उंगलियां उसके एब्स पर टिक गईं। वाह कितने टाइट हैं। उसने ऐसे हाँफते हुए कहा जैसे कि उसने कोई नई दुनिया खोज ली हो। उसकी आंखें गोल हो गई हो और उसका शरीर एक पल में तन हो गया। पेट से सिर तक गर्मी की एक लहर दौड़ गई। उसने 2 जन्म जी लिए पर पहली बार किसी लड़की ने उसे इस तरह छेड़ा था। उसका मासूम और जिज्ञासु चेहरा देखकर उसे ये समझ में नहीं आया कि वो हंसे या रोए। उसने उसके शरारती हथेलियां पकड़ ली। उसका हथेली इतना मुलायम था जैसे कोई रुई हो। उसने अपनी आवाज धीमी की और उसके कान के पास झुका। उसका फेस एक पल में लाल हो गया जैसे पका हुआ सेव। उसने अपना हाथ झटका और वहाँ से भाग गई। उसकी भागती हुई पीठ को देखता रहा और हंसी रोक नहीं पाया। ये लड़की बहुत प्यारी है। उनका रिश्ता ऐसे ही धीरे धीरे गहरा होते गया। बातों की उनके पास कभी कमी नहीं थी। खाना, शराब और मिठाइयाँ। उसे पता चला कि वो एक खजाना थी। वो कुछ न कुछ चौंकाती रहती थी। वो पियानो बजाती थी, यहाँ तक कि वो खुद का पोस्टर भी बनाती थी, जैसे पुराने जमाने से चल के आई एक कुलीन महिला थी। सिर से पैर तक शास्त्रीय सौंदर्य से चमकती हुई। जब वो उसके साथ होता था तो पूरी दुनिया धीमी हो जाती थी, शांत और सुंदर हो जाती थी। उसका वो दिल जो शांति से जीना चाहता था वो हिलने लगा। वो उससे हर दिन मिलने का इंतजार करने लगा। उसकी नोकझोंक का इंतजार, उसकी मुस्कान का इंतजार, वो छोटी छोटी हरकतों का इंतजार जो वो बिना जाने करती थी। वो तो अब ये सोचने लगा था कि वो हमेशा उसके पास होती तो शायद ये बुरा नहीं होता। उसने उसकी दुकान का निकनेम दिया शाही रसोई और उसने उसका नाम दिया आलसी जमींदार। उसने कहा कि वो दिन भर कुछ नहीं करता और किराया वसूलने आ जाता है और उसकी सबसे अच्छी मिठाइयाँ हड़प जाता है। उसे पता था कि उन दोनों के बीच में एक हल्की सी पतली कागज की दीवार बची थी और उस दीवार को तोड़ा एक हादसे ने। एक स्पोर्ट्स कार में एक बिगड़ा हुआ अमीर लड़का उस दुकान में आया। उसने एक नजर लिली पर डाली और उसने फैसला कर लिया कि वो लिली को चाहता है। चिकने बाल चिकने गाल। उसने मौके पर ही पूरी दुकान खरीद ली और वो उसे ले जाने लगा। लिली ने मना कर दिया। वो लड़का गुस्सा हो गया, पूरी दुकान में तोड़फोड़ मचाने लगा। वो रसोई में नई रेसिपी बना रहा था, तभी उसने बाहर की आवाज सुनी तो वो दौड़ कर वहाँ गया। दुकान खंडहर जैसी दिख रही थी। लिली का चेहरा एकदम छोटा सा डरा हुआ दिख रहा था। उसके अंदर का गुस्सा भड़क उठा। वो 2
2 जन्मों में जितना गुस्सा नहीं हुआ था वो अब हो गया था। वो उसके सामने आ गया और बोला, तू यहाँ से निकल जा। तो है कौन हमारे बीच टांग अड़ाने वाला? गुंडे ने अपनी उंगली उसके मुंह पर डाली। हमारे मेन कैरेक्टर ने उसे एक शब्द भी नहीं कहा और उसने सीधे फोन उठाया और मार्कस को कॉल लगाया। मैं तुम्हें एक गाड़ी का नंबर भेजता हूँ, इसके पूरे परिवार को 5 मिनट के अंदर राजधानी से गायब कर दो। ये सब देखकर वो गुंडा हंसने लगता है और बोलने लगता है, ये क्या कोई फिल्म है जो ये सब करने से 5 मिनट में सब हट जाएगा? वो उसे बस चुपचाप देख रहा था जैसे कोई मुर्दे को देख रहा हो। 3 मिनट भी नहीं गुजरे थे कि उसका फोन बज उठा। उसने उठाया और उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो एक पल में हट गई। ये क्या कहा पापा आपने? सारे शेयर्स खत्म हो गए हमारे? किसे नाराज कर दिया हमने? उसकी आवाज दहशत से कांप रही थी और वो एक पल में नीचे गिर गया। उसके हाथ से उसका फोन गिर गया। उसने ऊपर देखा, उसकी आंखें ऐसी थी जैसे कोई राक्षस को देख रहा हो। उसके होंठ हिले पर वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा। वो वहाँ से भाग गया बिना अपनी कार को लिए। उसने अपने चमचमाती हुई स्पोर्ट कार को वहीं छोड़ दिया। दुकान में खामोशी छा गई। लिली उसे देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी छाई थी और उनमें हल्की सी श्रद्धा भी थी। तुम उसका दिल दर्द से भर गया। उसने उसके चेहरे से आंसू पोंछे, डरो मत, मैं हूँ यहाँ। उसके कुछ कहने का इंतजार किए बिना उसने सिर झुकाया और उसके ठंडे ओठों को किस कर लिया। उसके ओठ वैसे मुलायम थे जैसे उसने सोचा था। पहले वो जम गई जैसे चौंकी हुई हिरनी, फिर धीरे धीरे वो ढीली पड़ गई और अनाड़ीपन से उसने वापस उसे किस कर लिया। वो किस हल्का था और कोमल था, पर उसके दिल पर बिजली की तरह गिरी। कुछ देर बाद उसने उसे जाने दिया, फिर उसने अपना सिर झुका दिया। उसका चेहरा इतना लाल था कि कोई टमाटर हो। वो उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। उसने उसका चेहरा अपनी हथेलियों से सीधा किया और अपनी आंखों में देखा आया। फिर उसने सीरियसली पूछा, क्या तुम मेरी जीएफ बनोगी? उसके लंबे आईलैशेस तितली की पंखों की तरह फड़फड़ाए। उसने लंबे पल के बाद करके जवाब दिया, मच्छर की आवाज जितनी धीमी। फिर वो मुस्कुराया बेवकूफों की तरह। उसने कसके उसे अपनी बाहों में समेट लिया जैसे उसके पास पूरी दुनिया हो। 2 जन्मों में ये पहली बार था जब उसे पता चला कि प्यार होना क्या होता है, खुश होना क्या होता है। वो उसकी छाती से लगकर बड़बड़ाई, तुम अभी बहुत डरावने लग रहे थे। एक फोन और पूरी कंपनी बर्बाद। डेमियन तुम हो कौन? उसने उसकी साफ मासूम आंखों में देखा। उसे पता था कि अब उससे छुपाना मुश्किल था। उसने उसकी नाक पर टपली मारी, बस मैं एक आलसी जमींदार हूँ, मेरे पास जमीन बहुत ज्यादा है। उसने उसे अपनी पूरी कहानी बताई, बस सोच समझकर कुछ हिस्से। रिबॉर्न वाली कोई बात नहीं बताई, बस ये बताया कि पिता कोई बड़ी विरासत छोड़ गए थे, उसने कुछ निवेश किया और बहुत बड़ा बन गया। लिली ने पलकें झपकाई। 5 मिनट में कोई कंपनी दिवालिया हो जाती है? ये थोड़े कितने? उसने फिर से उसे टपली मारी। चलो तुम ऐसा समझो कि ये तुम्हारी जो दुकान है, मैं ऐसी हजारों खरीद सकता हूँ। वो देर तक उंगलियों पे गिनती करती रही और वो सन्न हो गई। उसने सिर ऊपर किया, तुम खरबपति हो। फिर वो चुप हो गई। उसका दिल डगमगाया और वो सोचने लगा कि वो कहीं पीछे ना हट जाए हमारी विशाल दुनिया के बीच की अंतर में। लेकिन उसने लंबी चुप्पी के बाद अचानक सिर उठाया और गंभीर चेहरे के साथ बोली, डेमियन मेरी बात सुनो, आज से तुम्हारा पैसा मेरा पैसा और मेरा पैसा अभी भी मेरा ही पैसा है। फिर वो जोर जोर से हंसने लगा और उसने उसे गोद में उठाया और गोल गोल घुमाने लगा। जो हुक्म मेरी शाही रसोई की मालकिन, वो उसकी गर्दन पकड़ सकती थी, वो चांदी की घंटियों की हंसने वाली। उसे पता था कि उसने गलत चूज नहीं किया। लिली उसके पैसों से प्यार नहीं करती थी, वो सच में उससे प्यार करती थी। लिली के साथ होने के बाद उसकी आरामदेह जिंदगी रंगों से भर गई। वे साथ मिलकर नई मिठाइयाँ बनाते, नई शराब बनाते। वो उसे खींचकर सुबह मार्केट ले जाती और एक एक पैसों के लिए दुकानदारों से बहस करती जब तक उसका चेहरा लाल नहीं हो जाता। वो उसे रेस्टोरेंट्स ले जाता था ताकि वो दुनिया भर के स्वाद चख सके। उसे उसके एब्स छूना बहुत पसंद थे, कहती थी कि वो उसे बहुत पसंद है। उसे उसकी आंखों का भाव पसंद था जब वो भावुक हो जाती थी और उसके गालों को शर्म से गुलाबी होना देखना भी बहुत अच्छा लगता था। वो मीठे और चिपकू थे जैसे कोई प्यार में 2 पंछी। मार्कस परेशान होकर बोलता था, आप दोनों की ये प्यार मोहब्बत वाले चोचलों से मैं मर जाऊंगा। बॉस, ये यूनिवर्सल होल्डिंग का अधिग्रहण सौदा है, आपको इस पर साइन करना है। वहीं पे रख दो, मैं लिली के लिए सूप बना रहा हूँ। बॉस, यूरोपियन राजघराने से डिनर का इन्विटेशन है, मना कर दो, मुझे लिली को फिल्म दिखाने ले जाना है। बॉस, सिंक्लेयर ग्रुप के मिस सिंक्लेयर को आपसे मिलना है। जब मार्कस ने उसका नाम लिया तब उसकी नजर उस तरफ गई। उसका हाथ एक पल के लिए रुक गया। विवियन सिंक्लेयर, उसका नाम बहुत दिनों से नहीं सुना था, अब इसको मुझसे क्या काम पड़ गया। फिर मार्कस ने समझाया, सिंक्लेयर ग्रुप को नकदी की प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें जल्दी से एक बड़े निवेश की जरूरत है। उन्होंने वेंस कैपिटल के बारे में सुना है और वो हमसे साझेदारी मांगना चाहती हैं। वेंस कैपिटल वो कंपनी थी जो उसने मार्कस से बनवाई थी, उसके विशाल व्यापारिक साम्राज्य का सबसे छोटा कोना। पर वो छोटा कोना भी ऐसा था जिसे सिंक्लेयर ग्रुप को भी ऊपर देखना पड़ता था। समय ने कितना पलटा खाया था। वो घमंडी औरत जिसने मुझे कभी कहा था कि मैं उसके लायक नहीं, और आज वो मेरे सामने भीख मांग रही है निवेश की। उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई और वो कहता है कि अगर उससे मुझे बात करनी है तो वो मेरे शाही रसोई में आ जाए। शाही रसोई मिठाई की दुकान। मार्कस उलझी नजरों से देखने लगा। उसे कह दो कि प्रस्ताव लेकर आए, मैं देखना चाहता हूँ कि वो कितनी गंभीर है। वो बल्कि ये देखना चाहता था जब मिस सिंक्लेयर उसको लिली के साथ देखेंगी, वो देखेगी जिस इंसान को उसने बेकार और तुच्छ समझा था, उसके सामने जाकर उसे भीख मांगनी पड़ रही है, तब उसका रिएक्शन क्या होगा। वो बहुत एक्साइटेड था। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर लिली के लिए डम्पलिंग्स बना रहा था। उसने सैफ की कोट पहनी थी और कमर पर एप्रन बंधा हुआ था और लिली बिल्ली के बच्चे की तरह
तरह उससे कमर पर लिपटी हुई थी और उसका मुंह उसके कंधे से चिपका हुआ था और उसने अभी अभी चुराई डम्पलिंग उसे हुक्म दे रही थी, ये सिलवट्टे बेकार है, इसे दोबारा से करो। अरे सूप बाहर निकल जाएगा बेवकूफ। ये वाला ठीक है, तुम ऐसे कर सकते हो। वो उसे करने देता रहा, वो बीच बीच में उसे किस कर लेता था। रसोई घर खाने की खुशबू और उनकी मिठास से भरी हुई थी। ठीक उसी वक्त सिंक्लियर ने दरवाजा ढकेला। आज उसने काली कलर की सूट पहनी हुई थी, बाल अभी भी वैसे की वैसे बंधे हुए और एक भी लट इधर से उधर नहीं। शकल पर बेचैनी थी पर वो अभी भी वैसी की वैसी ही बनने की कोशिश कर रही थी। जब उसने सामने का दृश्य देखा तब उसका पूरा शरीर पत्थर हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा रहस्यमय, अछूता और शक्तिशाली वो नालायक ही होगा और जिसे उसने कभी तुच्छ समझा था। और ये तो और भी असंभव था कि वो बेकार आदमी अभी एक छोटी सी मिठाई की दुकान में एप्रन पहन के एक लड़की के लिए खाना बनाए और वो लड़की उससे इस तरह से लिपटी हो जैसे कह रही हो कि ये मेरा है। मिस सिंक्लेयर का चेहरा एक पल में भूत की तरह सफेद पड़ गया। वो हमेशा शांत और तर्कशील आंखें उलझन से भर गई और हल्की सी बेदर्दी भी जो वो खुद नहीं जान पा रही थी। मिस सिंक्लेयर आप आ गई क्या? उसने नाटकीय अंदाज में कहा जैसे उसने अभी अभी उसे देखा हो। उसने अपना एप्रन खोला, हाथ पोंछे और बिना कोई गर्मजोशी के उसका स्वागत किया। लिली ने उसके पीछे से सिर निकाला और उसे आंकने लगी और धीरे से उसके कान में आकर बोलती है, डेमियन ये कौन है? बड़ी डरावनी लग रही है। बस कोई है जो मिन्नत करने आई है। उसने मुस्कुराते हुए उसकी नाक को छुआ। सिंक्लेयर गुस्से हो जा रही थी और उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने अपनी मुट्ठी बांध ली और उसने दांत पीसते हुए बोला, डेमियन तुम अपनी हद में रहो। क्या कहा आपने? मैं हद में रहूं? मिस सिंक्लेयर मुझे सही याद है तो वो आप ही थी जिन्होंने कहा था कि हमारा कोई वास्ता नहीं है और अब आप खुद ही मेरे दरवाजे पर आई हैं मिन्नत करने, नहीं तो किस लिए? वो लिली का हाथ पकड़कर उसे किचन से बाहर लाया। ये लो डम्पलिंग्स खाओ, अभी अभी भाप से निकाली है। धीरे से मुड़कर उसने सिंक्लेयर को देखा। मिस सिंक्लेयर बैठिए, जो कहना है वो कहिए। उसका लहजा ऐसा था जैसे वो किसी अनजान इंसान को बोल रहा हो। ये वो व्यापारिक बातचीत नहीं थी जिसकी उसने कल्पना की थी। कोई तनाव नहीं, कोई शाब्दिक जंग नहीं, बस एक कुचलती हुई प्रभुता, कच्ची, पूरी और संपूर्ण। सिंक्लेयर ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी। उसने चेयर खींची और उसके सामने जाकर बैठ गई और अपने पर्स से एक मोटी फाइल निकाली। मिस्टर वेंस, ये सिंक्लेयर ग्रुप की 5 साल की विकास योजनाएं और साथ में वित्त पोषण आहार प्रस्ताव। हमें उम्मीद है कि उसने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। मिस सिंक्लेयर, लगता है आप उलझ चुके हैं, आप कुछ भूल रही हैं। अभी आप मुझसे मिन्नत कर रही हैं, मैं आपसे नहीं। मुझे आपकी इन योजनाओं में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। उसने पहले लिली की तरफ इशारा किया, फिर खुद की तरफ। क्या हम एक दूसरे के लिए सही हैं? वो शॉक्ड हो गई। उसने पहले उसे देखा, फिर उसके बाद लिली को देखा जो खुशी से वहाँ पर डम्पलिंग्स खा रहे थे। उसके ओठ हिले पर उसके मुंह से कोई जवाब नहीं निकला। ये सवाल सीधे उसके दिल में खंजर की तरह घुस गया। उसके सामने बैठा आदमी खूबसूरत था, ताकतवर था, दौलतमंद था, फिर भी एक साधारण लड़की के लिए उसके साथ चूल्हे पे और उसके साथ खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसी कोमलता थी जो सिंक्लेयर ने आज तक कभी नहीं देखी थी। और वो लड़की जिसकी मुस्कान साफ थी और आंखें निर्मल और साधारण कपड़े और उसके चेहरे से ऐसी खुशी झलक रही थी जो प्यार में गिरने से आती है। साथ में वो दोनों शांत और खूबसूरत दिनों की तस्वीर लग रहे थे। और यहाँ वो खुद एक महंगा सूट पहने और अपना प्रस्ताव लिए एक जोकड़ की तरह लग रही थी। इस आदमी से दया की भीख मांगनी। और एक वक्त था जब वो उसे वहाँ से निकल जाने को कह रही थी और अब पासे पलट चुके थे। व्यंग और पछतावे की लहर ने उसे डुबो दिया। उसका घमंड, उसकी समझदारी उसी पल चूर चूर हो गई। उसने खुद को बोलने पर मजबूर किया। वो आवाज बहुत भारी थी और उस आवाज में बहुत दर्द था। उसने बोला, तुम दोनों सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। वो मुस्कुराया, बोला, सच में? पर मुझे याद है कि मुझे किसी ने कहा था कि मैं बेकार और उसके लायक नहीं। सिंक्लेयर के चेहरे से रंग की आखिरी लकीर भी मिट गई। वो जानती थी कि वो उसको नीचा दिखा रहा है, उसके ही के शब्द उसे वापस फेंक रहा है। डेमियन, मैं जानती हूँ उस वक्त मेरी ही गलती थी। उसने आंखें बंद कर ली जैसे कि वो अपनी पूरी ताकत जुटा रही हो। पर मैं माफी मांगती हूँ, व्यापार व्यापार है। ये साझेदारी सिंक्लेयर ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपसे विनती कर रही हूँ। मिस सिंक्लेयर, आप किस हैसियत से विनती कर रही हैं? क्या मेरी पूर्व मंगेतर के रूप में या फिर हारे हुए दुश्मन की तरह? लिली वहाँ पर बैठकर उन दोनों की बातें समझने की कोशिश कर रही थी पर वो इतनी समझदार थी कि उनके बीच में उसने एक शब्द भी नहीं बोला। उसने चुपचाप एक और डम्पलिंग उसके प्लेट में डाल दी। उन साफ आंखों से उसने बिना कुछ कहे उसने अपना साथ दिखाया। वो छोटा सा इशारा जिसने सिंक्लेयर की आखिरी दीवार को भी तोड़ दिया। उसने उन दोनों के अंदर की समझ को देखी, जो अंतरंगता जो उनके हड्डियों में घुली हुई थी, ये निकटता जो सांस लेने में इतनी स्वाभाविक लगती है, कुछ ऐसा जो उसे कभी नसीब नहीं होगा। उसने हमेशा से सोचा था कि वो अपने करियर की चोटी का पीछा कर रही है, लेकिन उसे आज तक कभी एहसास नहीं हुआ था जब वो ऊंचाई से पूरी दुनिया को देख रही है तो उसे एहसास होता है कि उसका दिल कितना ठंडा है। उसने सारी दुनिया जीत ली पर उसने एकमात्र ऐसे इंसान को खो दिया जो उसे गर्म रख सकता था। डेमियन, उसकी आवाज में हिचकी होती है। वो रोते हुए बोलती है, वो हमेशा अलग रहने वाली बर्फ जैसी ठंडी सिंक्लेयर आज सच में रो रही है। उसके आंसू बेदाग गालों से फिसलकर उस प्रस्ताव पर गिर रहे हैं जिस पर उसे बहुत ज्यादा घमंड था। वो सिर्फ
उसे चुपचाप देखता है, बिना किसी संतोष के, बिना किसी दया के। पिछले जन्म में वो उसके आंसू से शायद पिघल जाता, पर अब नहीं। वो उसका प्रस्ताव उठाता है उसकी तरफ बिना देखे और उस कूड़ेदान में फेंक देता है। मिस सिंक्लेयर वो खड़ा होता है और उसे देखकर बोलता है, दिवालिया होने वाली कंपनी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, खासकर तब जब उस कंपनी की मालकिन आप हो। वो उसकी तरफ और नहीं देखता और सीधे लिली का हाथ पकड़कर किचन में चला जाता है। पीछे से बेकाबू और टूटती हुई सिसकियां उसकी आती हैं। उसे पता है कि उस औरत का घमंड उसके हाथों तले कुचल दिया गया है। बस ये तो बस शुरुआत है। सिंक्लेयर वहाँ से रोते रोते चले जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ये परवाह नहीं करता है कि उसका क्या होगा। फिर एक और घिनौना इंसान दरवाजा खटखटाता है। लिंडा कार्टर, जो उसकी घिनौनी माँ थी। उसे उसकी दुकान का पता चल जाता है और वो सीधे अंदर घुस जाती है। 10 साल बीत चुके हैं, वो बूढ़ी हो चुकी है बहुत ज्यादा और उसके बाल पक चुके हैं और वो बहुत दुबली पतली हो चुकी है। जो औरत बहुत खूबसूरत थी उसकी आंखों के आसपास भी झुर्रियां आ चुकी हैं। उसने लो क्वालिटी के सस्ते कपड़े पहने हुए और उसके चेहरे पे घटिया चालाकी साफ दिखती है। एक झलक में पता चल जाता है कि वो और ग्रेग अच्छे दिन नहीं काट रहे हैं। पिछले जन्म में उन लोगों ने उसके पिता का पैसा बेतहाशा उड़ाया था। ग्रेग को जुए की लत लग गई थी और कुछ ही दिनों में उसने सारा पैसा उड़ा दिया था। उसके पिता के पैसों के बिना वो कल्पना कर सकता है कि उनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हुई होगी। लिंडा ने जैसे उसे देखा वो उसकी तरफ उसे 10 साल पहले की तरह गले लगाने के लिए उछकी। वो घृणा से पीछे हट जाता है। डैमियन, मेरे प्यारे बच्चे, आखिरकार मम्मी ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। वो फिर से अपना रोने और बिलखने का नाटक शुरू कर देती है। डैमियन बोलता है, जो कहना है वो कहो, नहीं कहना तो यहाँ से निकल जाओ। तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मम्मी जानती है कि तुम अभी भी उसे दोस्त देते हो, पर उस वक्त मम्मी के पास भी खुद के कारण थे। तुम्हारे चाचा क्रिकेट इन सालों में बहुत तकलीफें उठाई हैं। उसे व्यापार में धोखा और कर्ज का पहाड़ चढ़ गया और उनके खाने की भी लानत है। डेमियन, तुम अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बना ली हो, अब तुम अपनी माँ को नहीं छोड़ सकते। वो आंसू पोंछते हुए अपना दुखड़ा सुनाने लगती है और वो उसके घुटने पर गिरने वाली होती है। तभी लिली उस दुकान से बाहर आती है और उसे समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। डेमियन, ये कौन है? कोई नहीं। वो उसे पीछे कर लेता है। वो ये नहीं चाहता कि वो ये गंदे दृश्य से दूषित हो। लिंडा चीखती है और वो लिली की तरफ उंगली उठाती है। मैं कोई नहीं कैसे हूँ? मैं इसकी माँ हूँ, असली माँ। और तुम कौन हो? कोई घर तोड़ने वाली जो मेरे बेटे को भड़का कर उसका पूरा पैसा लूटने वाली हो ना? ये सुनकर लिली का चेहरा पीला पड़ जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा लाल। मैं एक बार और कहूंगा, दफा हो जाओ। नहीं जाऊंगी। तुम्हें आज मुझे पैसे देने होंगे, 10 लाख, 50 लाख, नहीं 1 करोड़, वरना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी और मैं तुम पे मुकदमा भी करूंगी। फिर लिंडा वहाँ पर नौटंकी करने लगती है। उसे लगता है कि वो अभी भी एक भोला भाला इंसान है जो उसके इशारों पर नाचेगा। उसे लगता है कि उसे उसकी इज्जत की परवाह है, लोग क्या सोचेंगे उसकी उससे परवाह है। वो गलत है। वो अचानक उसके बदसूरत चेहरे को देखता है और उसके होठ पर मुस्कान आ जाती है। ठीक है, तुम्हें मुझ पर मुकदमा करना है, ठीक है, मैं तुम्हें वो मौका भी दूंगा। वो फोन उठाकर मार्कस को कॉल करता है और बोलता है, मार्कस, मुझे सबसे अच्छी टीम चाहिए जो बहुत अच्छा मुकदमा लड़ सके और बहुत सारे मीडिया वालों को बुला लो और मैं एक कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ और विषय होगा वो और उसकी सगी माँ। लिंडा ठिठक जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी धमकियाँ उस पर बेअसर रहेंगी, बल्कि उल्टा वो उसे बड़ा बनाने वाला है। तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी। उसके शब्द दिखावटी रूप में दृढ़ है पर उसके चेहरे पर डर साफ दिखता है। वो फोन रख देता और मुस्कुराता है और बोलता है, शायद तुम भूल गई हो कि मैंने 10 साल पहले क्या चूज किया था। 10 साल पहले मैंने तुम्हें पैसों के लिए छोड़ दिया था और 10 साल बाद मैं तुम्हें थोड़ी सी शांति के लिए बर्बाद कर सकता हूँ। तुम्हें तमाशा करना पसंद है ना? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा सा मंच बनाऊंगा, फिर तुम्हें जितना तमाशा करना उतना करना। वो उसे ऐसे देख रहा था जैसे कि वो कोई लाश हो। लिंडा कांप जाती है और उसे पता लग चुका था उसके सामने जो खड़ा इंसान था वो उसके इशारों पे नाचने वाला नहीं था। अब वो एक शैतान है, जो उससे भी ज्यादा बड़ा वाला शैतान है। वो उसकी तरफ उंगली उठाती है। वो कुछ कहना चाहती है पर वो दबाव के कारण कह नहीं पाती है। वो ऐसी उंगली उठाते उठाते वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद दुनिया फिर से शांत हो जाती है। लिली उसके पास आती है। डैमियन, क्या वो सच में तुम्हारी माँ थी? हाँ थी। वो अपना हाथ पलटकर उसकी उंगलियां थाम लेता है और उससे ऊपर तक लाकर चूम लेता है। और अब से मेरा एकमात्र परिवार तुम हो। लिली उसे देखती है और उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और वो कुछ नहीं बोलती है। वो सीधे उसे गले लगाती है और बोलती है कि तुम डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। वो उसे थामे रहता है और उसे महसूस होता है कि जो पिछले जन्म में वो परछाइयाँ उसके दिल में एक जगह छोड़ गई थी, वो सारी परछाइयाँ उससे दूर हो रही है। हाँ, मेरे पास अभी भी लिली है और यही मेरे लिए बहुत है। उसे लगा था कि वो लिंडा को डराने के बाद वो पीछे हट जाएगी, फिर भी उसने उसकी बेशर्मी को कम आंका। कुछ दिनों बाद पूरा इंटरनेट उसके बदनाम करने वाले लेखों से भर जाता है। अरबपति डेमियन वेंस का पर्दाफाश। बेरहम मौका प्रस्त निकला। अमीर घर में शादी करने के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया। चौंका देने वाला राज। सैकड़ों करोड़ों की दौलत उसने अपनी माँ का खून चूस कर बनाई। माँ की आंसू भरी हुई गुहार। मेरे बेटे को एक लालची बहकावे वाली ने चुरा लिया। नकली आंसुओं से लथपथ उसे बेकार घटिया आदमी साबित करती हुई उसकी माँ एक गद्दार के रूप में चित्रित करते हैं। लिंडा वो बेचारी माँ के रूप में उभरती है जिसने तकलीफ
पाकर अपने बच्चे को पाला, बदले में उसे छोड़ दिया गया। लिली एक घर तोड़ने वाली बन जाती है जिसने माँ और बेटे के रिश्ते को तोड़ दिया। लिली और उसकी एक छोटे से रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए सड़क किनारे उनकी किसी ने फोटो ले ली थी, वो भी फैल गई। कुछ चुराई हुई तस्वीरें, लोगों में हंगामा मच जाता है। अनगिनत अनजान नेटिजन उस चीज में फंस जाते हैं। वो उसके खिलाफ ऑनलाइन उत्पीड़न की चीजें छेड़ देते हैं। उसका नाम ट्रेंडिंग विषयों में आ जाता है। कुछ लोग तो लिली की दुकान को सार्वजनिक कर देते हैं। वो दरवाजे पे कूड़ा डालते हैं, रंग फेंकते हैं और उसे बेशर्म रखैल कहकर गालियां देते हैं। लिली बहुत डर जाती है। वो कई दिनों तक दुकान खोलने की हिम्मत नहीं करती है। वो उसकी बाहों में छुपी रहती है, तकलीफ से भरी हुई और आंसू बहाते हुए। वो उसे थामे रहता है। उसका दिल बेहिसाब दर्द से भर जाता है। डेमियन, मैंने कुछ नहीं किया, मैं घर तोड़ने वाली नहीं हूँ। मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया। मैं सब संभालूंगा, तुम डरो मत। लिंडा, ग्रेग, इस बार तुम लोगों ने सच में हद पार कर दी। मैं खुश था कि तुम लोग खुद ही अपनी गंदगी में सड़ते रहो। फिर भी तुम लोग को मुझे छेड़ना ही था। फिर मुझे निर्दयी होने का दोष मत देना। फिर वो मार्कस से जांच करवाता है। क्या उन सब के पीछे लिंडा और ग्रेग ही है? उन लोगों ने तीसरे दर्जे की एक मार्केटिंग फर्म किराए पे ली और पैसों से ट्रोल खरीदे और ये पूरा तमाशा क्रिएट किया। जो बात उसे सबसे ज्यादा चौंकाती है कि उन सब के पीछे विवियन की भी हाथ था। वो उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुई। उसके नाम की जनसंपर्क फर्म ने इस तूफान को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। वाह, बहुत खूब। एक तरफ है मेरी बेशरम माँ और दूसरी तरफ मेरी पूर्व मंगेतर। जो कि तुम लोग को इतना हाथ मिलाना पसंद है तो मैं तुम दोनों को साथ में नीचे भेजूंगा। वो अपना नाम हटाने की कोशिश नहीं करता और ट्रेंडिंग विषय को हटाने की कोशिश नहीं करता। वो जनता को उबलने देना चाहता है। वो चाहता है कि वो जितना ऊंचा चढ़ सके चढ़े ताकि गिरावट ज्यादा तकलीफ दह हो। जैसे 3 दिन बाद ऑनलाइन हमले उसके चरम पर पहुंचते हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जो उसने लिंडा के लिए तैयार की थी। जगह है उसकी राजधानी का एक 7 स्टार होटल। वो पूरे देश के सारे बड़े मीडिया वालों को इनवाइट करता है। ऐसा पैमाना जो आज तक कभी नहीं देखा गया। वो लिंडा को भी बुलाता है। वो सोचती है कि वो झुकने वाला है और पैसे देकर उसे सब खत्म करने वाला है। उसके चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान है। वहाँ पर मिस सिंक्लेयर भी आती है जो कोने में बैठी हुई रहती है। वो ये देखना चाहती है कि वो उसका अंत कैसे करेगा। फिर दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर लिली का हाथ थामे हुए अंदर आता है। लिली थोड़ी सी घबराई हुई लगती है। उसकी हथेलियां पसीने से भीगी हुई रहती है। वो उसे तसल्ली की मुस्कान देता है। वो अपना गला साफ करता है। अनगिनत माइक्रोफोन और कैमरों के सामने बहुत सारे फ्लैश आ रहे होते हैं। वो अपना सबसे पहला वाक्य बोलता है, नमस्ते, मैंने आप लोग को इसलिए यहाँ पर बुलाया ताकि मैं आप लोग को एक चुनाव की कहानी सुना सकूं। वो उन्हें वो कहानी सुनाता है जब वो 10 साल का था, जो उसके साथ हुआ था। उसके पिता की वसीयत से लेकर उसकी माँ की धमकियों तक और उस चुनाव तक जो उसने आखिर तक किया। वो उसे शांति से सुना रहा होता है, बिना भावना की एक भी लहर के। वो ऐसी बातें बयां कर रहा हो जैसे उसकी जिंदगी से उसे कोई लेना देना नहीं हो। लेकिन पूरा कमरा मुर्दा चुप्पी से शांत हो जाता है। उनमें से किसी को उम्मीद नहीं थी कि सच इतना भयंकर पलटवार करेगा। लिंडा का चेहरा तुरंत भूत जैसा सफेद पड़ जाता है। वो आगे बढ़कर बहस करना चाहती थी पर उसे बॉडीगार्ड्स ने रोक लिया। बेशक शब्दों से कुछ साबित नहीं होता। फिर वो अपने उंगलियां बजाता है। फिर उसके पीछे का स्क्रीन ऑन हो जाता है और उसमें एक रिकॉर्डिंग चलने लगती है जिसमें उसकी मॉम बता रही होती है, धमकी दे रही होती है, अगर एक भी शब्द गलत बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा पैसा मेरा पैसा, मेरा पैसा मेरा पैसा। वो रिकॉर्डर उसने वॉल्टर से ली थी जो वो हमेशा उसके पास रखते थे। उसके पिता बहुत इंटेलिजेंट थे। बस सावधानी के तौर पर वॉल्टर ने उस दिन की सारी बात रिकॉर्ड कर ली थी। उन लोगों ने ये कभी नहीं सोचा था कि वो रिकॉर्डिंग आज काम आएगी। रिकॉर्डिंग चलते ही कमरे में हलचल मच जाती है। सारे कैमरों की फ्लैश में लिंडा सामने आती है। लिंडा चीखती चिल्लाती है, नकली है, बनावटी है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर मुस्कुराता है और बोलता है, क्या ये भी नकली है? स्क्रीन चालू होती है। उसके पिता के मौत के 1 महीने बाद ही लिंडा और ग्रेग बड़े महंगे होटल में जश्न मनाते हुए दिखते हैं। लिंडा, मैंने तुम्हें कहा था वो बच्चा बेवकूफ है, वो जरूर तुम्हें चुनेगा। मैं जानती हूँ, मेरा जमा हुआ बेटा है। जब हमें 20 करोड़ रुपए मिल जाएंगे हम पूरी दुनिया घूमेंगे। आओ हम अपने फ्यूचर के लिए गाना गाएं। वीडियो में वो दोनों खिलखिलाकर हंस रहे हैं और मजे कर रहे हैं। ये फुटेज मार्कस का खास तरीके से यूज करके उसने उससे निकलवाई थी, रेस्टोरेंट के सर्विलेंस सिस्टम से। पक्का सबूत, लिंडा अब किसी भी चीज को नकारने की स्थिति में नहीं है। वो एक कीचड़ की ढेर की तरह जमीन पर पड़ जाती है। अभी तो कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ है। ये देखो, ग्रेग के जुए के उधार के कागज, उसकी चीजें बेचने के कागज, यहाँ तक कि पड़ोसियों की गवाही भी, कैसे उन लोगों ने उसके साथ बचपन में बर्ताव किया था। एक एक करके टुकड़े टुकड़े चौंकाने वाले प्रूफ थे। उसकी माँ लिंडा पूरे लोगों के सामने एक मजाक बनकर रह जाती है। पूरी कॉन्फ्रेंस रूम लिंडा और ग्रेग के लिए एक फांसी का रूम बन जाते हैं। शुरू से अंत तक वो सिर्फ एक शांत दर्शक है। स्क्रीन एक दस्तावेज पर रुक जाती है। माँ और बेटे के रिश्ते को तोड़ने की घोषणा। मैं डेमियन वेंस माइक्रोफोन उठाता है। एथित द्वारा आधिकारिक रूप से घोषणा करता हूँ
उसकी आवाज पूरे रूम में गूंजती है। आज से मैं अपने सुश्री लिंडा कार्टर से अपने सारे संबंध तोड़ता हूँ। अब से बीमारी में, स्वस्थ में, हमारा विवाह में और मृत्यु में, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं। उसके अलावा वो रुकता है और उसकी नजर कोने में बैठे सिंक्लेयर की तरफ जाती है। उन व्यक्तियों और उन ग्रुप के लिए, मेरे और मेरी मंगेतर लिली के खिलाफ, जिन ने भी इस नीच घटिया चीज में पार्टिसिपेट लिया, मेरी कानूनी टीम पूरी जवाबदेही तय करेगी। इसमें सिंक्लेयर ग्रुप की मिस सिंक्लेयर भी शामिल है। सिंक्लेयर का शरीर कांप जाता है। वो अपनी बर्फ जैसी आंखें उठाकर उसकी तरफ देखती है। उसके चेहरे से रंग उड़ जाता है। वो जानती थी कि ये युद्ध की घोषणा है और वो ये भी जानती है कि वो हार चुकी है और ऐसी हारी है कि उसकी कोई भरपाई नहीं है। उस रात प्रेस कॉन्फ्रेंस हर मीडिया संस्थान की पहली ट्रेंडिंग न्यूज बन चुकी है। सोशल मीडिया पूरी तरीके से बदल जाता है। ये सारी चीजें ट्रेंडिंग बन जाती हैं। लिंडा और ग्रेग सार्वजनिक रूप से घृणित बन जाते हैं। वो सबकी नजरों में एक नफरती इंसान बन जाते हैं। उन्हें तो जेल में भी जाना पड़ता है। धोखाधड़ी, बाल शोषण और झूठे सबूत इतना काफी है कि उनका पूरा जीवन जेल में सड़ जाएगा। सिंक्लेयर ग्रुप भी इसमें घिस जाता है। उनके शेयर्स रातों रात 30% गिर जाते हैं। दिवालियेपन की कगार पर सिंक्लेयर परेशान हो जाती है। वो हर जगह गिड़गिड़ाती है, लेकिन हर दरवाजे से ठुकरा दी जाती है। आखिरकार अब उसे कोई भी नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। आखिरकार वो चारों तरफ से सभी को छोड़ जाने की करवाहट चकती है, चारों तरफ से घिरी हुई। कुछ दिन बाद हमारे मेन कैरेक्टर को कोई कॉल आता है। ये सिंक्लेयर होती है। उसकी आवाज ठंडी नहीं होती। वो थकान और खुरदरेपन से भरी हुई है। डेमियन, मैं हार गई। ये वो पहली बात होती है जो वो कहती है। मैं तुमसे दया की भीख मांगने के लिए कॉल नहीं कर रही। मैं तो बस तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। अगर मैं तुमसे उस वक्त सगाई नहीं तोड़ती, क्या तुम तोड़ते? नहीं, वो किसी बिना झिझक के उसे सब काट देता है। तुमने एक बार भी मेरी दुनिया में कभी कदम नहीं रखा और तुम कभी रख भी नहीं सकती थी, क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। जो तुमने देखा वही तुमने मान लिया। तुम्हें वो ताकतवर इंसान पसंद था जो तुमने अपने मन में गढ़ा था, और वो शुरू से एक साधारण इंसान बनना चाहता था जो उसके लिए खाना बनाए, जिसे वो प्यार करे। आखिरकार एक लंबी सी सांस और एक दिल टूटने की आवाज। वो फोन रख देती है और उसे समझ में आ जाता है कि वो औरत अब उसे कभी कॉल नहीं करेगी और ना कभी परेशान करेगी। शायद वो अपना व्यापारिक राज्य अपनी तरीके से शायद खुद से खड़ा कर ले, लेकिन उसकी जिंदगी में हमेशा एक टुकड़ा गायब रहेगा। उसका नाम है खुशी, और वो अपनी खुशी कब का ढूंढ चुका है। वो फोन रखता है और रसोई में चला जाता है। लिली वो प्यारा सा टेडी बियर एप्रन पहने हुए जो उसने खरीद के दिया था और एक गाना गुनगुना रही है और अनाड़ीपन से वो आटा गूंथने की कोशिश कर रही है जो उससे हो नहीं पा रहा है। उसे देख उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। आलसी मकान मालिक, तुम इधर आओ, मेरी मदद करो। तुम्हारी शाही रसोई की मुखिया आज तुमसे 3 मोमोज चाहती है। वो उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है। उसकी आंटों से सनी नाक को वो चूम लेता है। जो हुक्म मेरी रानी। दौलत आखिर बदला, मुझे इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तुम मेरे सामने खड़ी हो। वो बस सिर्फ उसके सामने खड़ी लड़की को थामना चाहता है, उसके लिए खाना बनाना चाहता है और बाकी जिंदगी उसकी मुस्कान देखना चाहता है। एक जीवन फिर से जन्मा। उसने 20 करोड़ के अतीत को खुद से आजाद किया। उसने आज तक कभी नहीं सोचा था कि आखिर में वो जो जीतेगा वो उसकी पूरी दुनिया हो, एक ऐसी दुनिया जिसमें लिली है। बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय।